नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का ये सेकंड लेक्चर है दोस्तों। अगर वीडियो आप नहीं देखे पिछले वाली तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए दोस्तों। वहाँ पे हिस्ट्री का और पॉलिटी और ज्योग्राफी का वीडियो डाल दिया गया, आप जाके ज़रूर देखें। जो आगामी जितने एग्ज़ाम है सही में आपको हेल्पफुल होगा। जैसे 70 BPSC, UP PCS, UPSC, RO ARO, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था आपको, ये देख लीजिए। मैंने आपको पढ़ा दिया था कि 12 नॉटिकल माइल, 24 और 200 नॉटिकल माइल। एक सेकंड दोस्तों, ये आप देख लीजिए। सीमावर्ती सागर जो 12 नॉटिकल माइल है, संलग्न सागर जो 24 और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 200 नॉटिकल माइल है, जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। अगर नहीं देखें तो जाके वीडियो देखिए, उसके बाद अगला वीडियो देखिएगा। सीमावर्ती सागर दोस्तों जो 12 नॉटिकल माइल होता है ना, ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक होता है। यहाँ तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता, अगर करेगा तो इंडिया के परमिशन लेकर करेगा। संलग्न क्षेत्र जो दूसरा है दोस्तों, जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक होता है दोस्तों। इसमें आवाजाही होती है इंडिया इसमें, लेकिन इंडिया इसके लिए दोस्तों जो वित्तीय अधिकार प्राप्त इंडिया को सीमा शुल्क इसमें वसूलता है। इंडिया सीमा शुल्क देना होता है। जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक है, देख रहे हैं। इसमें दोस्तों नए नए प्राकृतिक साधन वगैरह की खोज कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं दोस्तों, वो इंडिया को अधिकार प्राप्त है। इससे आगे किसी को रोक टोक नहीं है दोस्तों, इससे आगे 200 नॉटिकल माइल से आगे कोई भी आ जा सकता है, किसी का अधिकार नहीं होता है। तो ये कल मैंने पढ़ा दिया था, आज आ गया, इससे आगे मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा बता दिया कि अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए। आज दोस्तों तटीय सीमा के लाभ देख लीजिए। तो क्या क्या है दोस्तों, तटीय सीमा भारत के उपमहाद्वीप की संज्ञा मिलती है। तटीय सीमा को भारत उपमहाद्वीप की संज्ञा मिलती है। दक्षिण भारत की जलवायु को तटीय सीमा समकारी बनाए रखती है। तटीय सीमा के कारण भारत में मानसून वर्षा होती है। तटवर्ती क्षेत्र में बने बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं और तटीय सीमा के कारण भारत अन्य देशों के साथ आसानी से संपर्क में रह सकता है। तटीय सीमा महासागरीय संसाधनों तथा जल पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करती है और सुरक्षा तथा समकारी दृष्टि से तटीय सीमा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका लाभ क्या है देखिए। तो लाभ के बावजूद भी तटीय सीमा का कुछ नुकसान भी है, जैसे भारत को सुनामी और चक्रवात जैसी दोस्तों कहीं भी जहाँ लाभ है वहाँ हानि होगा ही। प्रॉफिट एंड लॉस पर है ना, तो जहाँ लाभ है वहाँ हानि फिक्स है, समझ आइए। तो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना ही पड़ेगा। आप देखते हैं जब उड़ीसा में चक्रवात आता है तो देखते हैं कितनी क्षति झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उड़ीसा में आएगा तो उड़ीसा के तट पे मान लीजिए एक चक्रवात आया, चाहे मुंबई में आया चाहे बंगाल में आया, तो उसी क्षेत्र में उसके 1-2 राज्य 4 राज्य, हालांकि पूरे देश को इसके क्षति झेलना पड़ता है, लेकिन जो निकटवर्ती 2-3 राज्य होते हैं उसको बहुत ज़्यादा क्षति झेलना पड़ता है। कुछ दिन पहले आप देखिए उड़ीसा में जो चक्रवात है सबसे ज़्यादा बंगाल को क्षति झेलना पड़ा, कितने हानि हुई। लोगों को खाली कराना पड़ता है, जो तटवर्ती इलाका में लोग रहते हैं उसको खाली कराना पड़ता है, तो इससे बहुत हानि भी है। लाभ के साथ प्राकृतिक आपदाओं के सामना करना पड़ता है और समुद्री लुटेरों को डर बना रहता है दोस्तों। इससे इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद भी तटीय सीमा के लाभकारी पक्ष अधिक हैं, इसलिए तटीय सीमा भारत के लिए एक वरदान के समान कार्य कर मानी जाती है दोस्तों। तटीय सीमा रहना तो एकदम इम्पोर्टेंट है। देखिए जिस चीज़ का कुछ लाभ होगा उसका तो हानि होगा ही होगा। कोई भी चीज़ 100% आपको प्रॉफिट नहीं देता है, कुछ उसका अच्छा पक्ष रहता है तो उसका कुछ बुरा भी रहता है। तो वही इसका कुछ लाभ है। मान लीजिए कि इसका 80% लाभ है तो 20% तो हानि है ही। मान लीजिए आयात निर्यात में सुविधा देती है, तटीय सीमा रहने से बहुत सारे फायदा है। तो लाभ फायदा है तो कुछ हानि तो होगा ही। भारतीय उपमहाद्वीप देख लीजिए। किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक पृथक पहचान रखता हो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं दोस्तों। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आ जाता है, तो क्या कहते हैं उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है उसको। तो किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो भौगोलिक दृष्टि से अपनी एक पृथक पहचान रखता हो दोस्तों। तो जैसे इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी देश आते हैं तो लगभग
ये जो कल्चर होता है ना दोस्तों, तो लगभग आपको सेम ही पाइएगा। अब मान लीजिए कि इंडिया है और पाकिस्तान मान लीजिए, तो क्या है इसमें कल्चर, बहुत आप कल्चर डिफरेंट नहीं पाइएगा। रहन सहन, खान पान, पहनावा सब लगभग आप वहीं देखिएगा। बांग्लादेश में वहीं देखिएगा। थोड़ा लैंग्वेज का अलग अलग होगा, लेकिन लैंग्वेज भी हर जगह समझा जाता है। मान लीजिए कि नेपाल में देखिए, इस जो अगल बगल का उपमहाद्वीप में जो देश आ जाता है ना, वो लगभग चीज़ उसी भाषा बोली हर कुछ आपको लगभग वही चीज़ मिल जाएगा। आपको रहन सहन, खान पान, तो उसी को उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। तो देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान पर्वत, ये कहाँ है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में जो पाकिस्तान के पर्वत, किरथर पर्वत श्रेणी, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, और उत्तर पूर्व में पूर्वांचल व अराकाम योमा पर्वत और उपस्थित तथा दक्षिण में सागर से घिरे होने के कारण भारत के दुर्गम एवं अभेद्य प्राकृतिक सीमाएं बनती है, जिसे भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देते हैं दोस्तों। इसी के कारण भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से क्या दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं। इससे भारत एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक रूप से अलग दिखाई देते हैं। इसी पृथक भौगोलिक स्थिति के कारण भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा मिलती है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत तथा कुछ निकटवर्ती देश शामिल, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो दोस्तों ये जितने देश हैं ये भारत के उपमहाद्वीप में आ जाते हैं। भारत उपमहाद्वीप में आ जाते हैं ये देश क्यों आ जाते हैं, इसी को क्यों शामिल किया गया है दोस्तों? इसको शामिल करने का यही वजह है कि इसको शामिल इसलिए किया गया है दोस्तों, इसको शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि देखिए, भारत का कल्चर मान लीजिए पाकिस्तान का लगभग मिलेगा। नेपाल का दोस्तों रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल भारत का, समझ रहे हैं? जितना मान लीजिए यूपी का जो जिला सटा हुआ है, बिहार का जो सटा हुआ है, बंगाल का जो, सिक्किम का, ये सब तो नेपाल, ये सब जितने सटा हुआ है नेपाल से ये राज्य, आधा लोग तो उधर नेपाल ही में शादी करते हैं। तो रोटी बेटी का रिश्ता, लड़का हो या लड़की का भी शादी हो तो ये लोग ईजिली होता है। वहाँ आना जाना भी बॉर्डर फ्री है, आइए, ना कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना कुछ की ज़रूरत है, ना कोई रोक टोक है, आराम से जाइए आइए। तो बेटी और रोटी का नाता है, अच्छे संबंध थे। लेकिन अब देख लीजिए कोई भी देश है तो संबंध अच्छे और बिगड़ते रहते हैं, ये तो साधारण सी बात है। किसी भी देश के साथ संबंध कुछ कभी ख़राब होते हैं, कभी अच्छे होते हैं। वो भी चीन के कारण वहाँ शायद वहाँ पे भी सरकार रहती है। जैसे भारत में कितनी पार्टी है, वहाँ पे भी पार्टियाँ हैं। कुछ पार्टी भारत के फेवर में रहती है, कुछ चीन के फेवर में रहती है, कुछ और किसी देश के फेवर में रहती है। तो ये सब तो बिगड़ते अच्छे होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी हमारे रिश्ते अच्छे हैं उससे, नेपाल से, आज से नहीं बहुत पहले से भी अच्छे हैं। तो जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब का कल्चर देखिएगा ना दोस्तों, तो लगभग आपको एक ही जैसा मिलेगा। थोड़ा बहुत भाषा उषा का परिवर्तन है, खान पान, रहन सहन लगभग मिल जाएगा। इसलिए उपमहाद्वीप में लोग आ जाते हैं। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों भारत से संबंधित कुछ तथ्य है, देख लीजिए। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में? राजस्थान है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। सबसे भारत से संबंधित कुछ तथ्य, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे बड़ा लिख दिया है, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है दोस्तों। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है दोस्तों। सबसे बड़ा जिला कच्छ है दोस्तों। ये कहाँ है? गुजरात में है, कच्छ गुजरात में। सबसे छोटा जिला माह है, पुडुचेरी में दोस्तों। पुडुचेरी में माह है, कहाँ है? पुडुचेरी में। जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है दोस्तों। लगभग यहाँ पे अब तो 2021-22 वाली जनगणना के परिणाम आएंगे तो सोचिए कि यहाँ 30 करोड़ लगभग, 22 तो 20 पहले ही था दोस्तों, 30 मान लीजिए, 30 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा राज्य था सिक्किम है दोस्तों। याद रखिएगा, पूछ देता है दोस्तों एक क्वेश्चन, PCS में भी पूछ देता है। इसको आपको सजाने के, मैच करने के लिए दे देगा कि ऐसे ही एक पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ लिख देगा सिक्किम, अरुणाचल किसके कितने हैं, तो मैच करने के लिए पूछ देगा। तो इसको आपको याद रखना है। देश के सर्वाधिक जनसंख्या राज्यों के सीमा से सटे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा
सर्वाधिक राज्यों के सीमा से सटने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्यों से सीमा को छूता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा, क्षेत्रफल में तो राजस्थान आ जाता है लेकिन उतना उसका सीमा नहीं लगता है। लेकिन यूपी का जो भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि उसके लगभग बहुत 8 राज्यों से उसका सीमा टच करता है। उत्तराखंड देख भी लीजिए आप, हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। अब सोचिए ना कि दिल्ली तक यहाँ सटा हुआ है, यहाँ बिहार तक सटा हुआ है, देख लीजिए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तक, राजस्थान दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ शामिल है। देख लीजिए कहाँ तक फैला हुआ है यूपी। जो कि उत्तराखंड कट गया तब ये स्थिति है। उत्तराखंड के पहले क्या स्थिति रही होगी आप समझ सकते हैं। तो उत्तराखंड में जो सटा होगा वो भी इसके साथ टच करता होगा। जैसे आपको याद होगा 2000 ईस्वी में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड अलग हुआ था 3 राज्यों से। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा था, यूपी से उत्तराखंड टूटा था, उत्तर प्रदेश से और बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में। महीने अलग था लेकिन ईस्वी एक ही था 2000। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन है दोस्तों? 86 से 11 किलोमीटर है, K2, जो गाडविन आस्टीन भी इसको कहा जाता है K2। और भारत का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा है? जो -2 मीटर है, कुटनाड है, केरल के आलापुजा तथा कोट्टयम जिले में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा। K2 तो सबको याद रहता है भाई दोस्तों, K2 तो सबको याद रहता है लेकिन आप ये इसको याद रखिएगा। तो भारत का सबसे न्यूनतम बिंदु कौन सा? -2 मीटर है नीचे। तो कुटनाड नाड जब ये लगेगा तब सीधे केरल भागिए के आलापुजा तथा कोट्टयम जिले में स्थित है। तो समझ गए। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, जो पाक खाड़ी को बंगाल खाड़ी को जोड़ती है। भारत तथा श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आदम ब्रिज है, देख रहे हैं ये आदम ब्रिज है दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी तथा दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। मन्नार की खाड़ी भी भारत को श्रीलंका से अलग करता है दोस्तों। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करता है दोस्तों? श्रीलंका से। अब देख रहे हैं पाक स्टेट है दोस्तों ये, तो इसको अलग करता है। ये हो गया श्रीलंका दोस्तों, ये अपना तमिलनाडु हो गया दोस्तों। देखिए कन्याकुमारी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार यही है, थोड़ा हाईलाइट देखिए, कन्याकुमारी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार है दोस्तों, पाक स्टेट है यही, देख रहे हैं आप लोग। तो याद रखिएगा ये श्रीलंका हो गया और ये त्रिवेंद्रपुरम हो गया, तो याद रखिएगा। भारत का भौतिक प्रदेश फिजिकल इंडिया, भारत के भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो देख लीजिए भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश में उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया। यहाँ पर पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार एवं मैदान सभी प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.5% क्षेत्र पर्वतीय है। कितना? 10.5% पर्वतीय है, 18.6% भूभाग पहाड़ीय है और 27.7% पठारी है दोस्तों, तथा शेष 43% मैदानी है। तो भारत में मैदानी कितने हैं? तो 43% याद रखिएगा, और पर्वतीय 10% लगभग, पहाड़ी और इतना परसेंट पठारी है 27%। सबसे ज़्यादा मैदानी है 43.2% याद रखिएगा। देख रहे हैं जितना जितना हरा है ना दोस्तों, हिमालय रेंज ये हो गया दोस्तों, जितना हरा है ना ये पठारी क्षेत्र है, कोई इंडिकेट कर रहा है। देख रहे हैं हरा हरा कहाँ है, ये सब हरा हरा जितना क्षेत्र है ना ये दोस्तों पठारी क्षेत्र हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लेके दे लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक ये पठारी क्षेत्र हो जाता है दोस्तों। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए छोटा सा पट्टी के रूप में है लेकिन है तो सही, देख लीजिए ये पठारी है। वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट इसको कहते हैं, पश्चिमी, और ये पूर्वी घाट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है ये।
ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है। ये प्लेटू है, इंडियन डेजर्ट है दोस्तों, ये राजस्थान वाली, तो आप समझ गए। आई जो इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, तो देख लिए। भौतिक प्रदेश, तो भूगर्भिक संरचना की विविधता डाइवर्जन किया गया दोस्तों, तो देख लिया आप। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर भारत में निम्नलिखित भौतिक तथा भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। पहला देख लीजिए, 5 टाइप के पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत और उत्तरवर्तीय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, पर्वतीय पठारी प्रदेश, तटवर्ती मैदानी प्रदेश और द्वीपीय समूह प्रदेश। ये 5 टाइप के पाए जाते हैं प्रदेश। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, केटू इसी में पाए जाते हैं दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, देख रहे हैं पामीर के पठार यहाँ हैं, देख रहे हैं, ये पामीर का पठार है दोस्तों। एक सेकंड, ये देख रहे हैं पामीर का पठार है। कुनलुन श्रेणी है, ये सुलेमान श्रेणी है जो पाकिस्तान में है। हिमालय की उत्पत्ति देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के विषय में प्रस्तुत किए गए विभिन्न सिद्धांतों में से 2 प्रमुख सिद्धांत प्रमुख हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इस बार भी 69 बीपीएससी में प्री में पूछा गया था इस टाइप, इसी पे क्वेश्चन था। 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया था, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जाकर। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तन, ऐसी मेंस का भी टॉपिक है, लेकिन ये पूछा जाता है कभी कभी। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लगते बीपीएससी में तो ऑप्शन खत्म हो गया दोस्तों। ऑप्शनल नाम मात्र के ऑब्जेक्टिव कर दिया गया जिसमें आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन यूपीएससी में अभी भी ऑप्शनल है, तो वहाँ रखिएगा तो इसे पढ़ने को आपको मिलेगा। बीपीएससी में ऑप्शनल की जगह एसए ला दिया गया है। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय माउंटेन रेंज, यह पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में एक विस्तृत रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तृत है। यह नवीन वलित पर्वत है जो कि 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। इस प्रदेश में बहुत सी हिमाच्छादित चोटियाँ हैं जिससे भारत के प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। इस प्रदेश की प्रमुख पर्वतमाला हिमालय है जिसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में डिफरेंस। तो कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है, कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। भूसन्नति लंबे सकरे छिछले सागर को कहते हैं, कोबर जी का कहना था। कोबर के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 सागर भूसन्नति थी, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड था दोस्तों। देख रहे हैं, एक अंगारा लैंड था, एक गोंडवाना लैंड था, बीच में 33 सागर था दोस्तों। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड देख लीजिए, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। नामक अग्र भूमियाँ स्थित थी। अग्र प्रदेशों से बहकर आने वाली नदियों के कारण 33 भूसन्नति के तलछट अवसाद जमा होती रही। यद्यपि भूसन्नति छिछली होती है किंतु निक्षेपित तलछट के दबाव में इसकी तली घिसती रहती है। 33 भूसन्नति की तली घिसने के परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न भूसन्नतियों के दबाव और जनित भू संचरण उत्पन्न हुआ तथा तलछट के वलन के कारण हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई और वलन के अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यावर्ती क्षेत्र तिब्बत के पठार के रूप में स्थित है। तो कोबर जी का एक कहना था। अब देख लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है दोस्तों। कौन? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा पूर्व दिशा में गतिशील है। इन प्लेटों के अभिसरण से 33 सागर के अवसादों में बलन पड़ने लगा एवं हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्सियन काल में हुई जिसके कारण इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। तो समझ गए कोबर जी का क्या कहना था और प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में क्या डिफरेंस था। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति
टर्सियन काल में हुई, जिसके कारण इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। समझ गए? देख रहे हैं, हॉट स्पॉट जगह था, मेंटल था, देख रहे कैसे था, प्लेट 1 और प्लेट 2, प्लेट 1 और 2। तो दोस्तों यही हुआ, का नाम है कि प्लेट 1 था, ये प्लेट 2 था। जब ये दोनों आपस में इधर आया, बीचों में जो जमाव था दोस्तों, तलछट था, यही दोनों के दोनों अगर पास में आएगा तो दबेगा तो यहीं उठ गया, यहीं हिमालय हो गया। तो ये नहीं कहना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आगे मैं वीडियो अब कल हिमालय का भौतिक विभाजन पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो कल आपको हिमालय का भौतिक विभाजन, जिसमें ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय पढ़ाऊंगा दोस्तों। दिखा जाएगा दोस्तों ट्रांस हिमालय में क्या क्या है। तो आज के लिए इतना ही।